नमस्कार, जीएस एग्जाम एज में आप सभी का स्वागत है। ये आरआरबी जे और एनटीपीसी के लिए हमारी 90 दिनों की सीरीज का 17वां दिन है। आज हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर में गोता लगाने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के उस सुनहरे दौर की जब पेशवाओं के दौर में साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर था। और इस पूरी कहानी के हीरो हैं एक महान योद्धा, पेशवा बाजीराव प्रथम। तो देखिए, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये कैसे हुआ कि सिर्फ 20 साल का एक नौजवान जनरल 41 बड़ी लड़ाइयां लड़ता है और एक भी नहीं हारता। ये कोई कहानी नहीं, ये इतिहास है। चलिए आज इसी सवाल के जवाब को खोजते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा। देखिए, औरंगजेब की मौत के बाद मराठा साम्राज्य में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट हुआ। सत्ता का केंद्र छत्रपति के सिंहासन यानी सतारा से शिफ्ट होकर पेशवा, जो प्रधानमंत्री होते थे, उनके गढ़ यानी पुणे में आ गया। और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। और इस नए दौर की नींव रखी दो लोगों ने। एक थे पिता, जो एक आर्किटेक्ट की तरह साम्राज्य का नक्शा तैयार करते हैं, और दूसरे थे उनके बेटे, जिन्होंने एक योद्धा की तरह उस नक्शे पर एक विशाल इमारत खड़ी कर दी। तो पहले बात करते हैं उस आर्किटेक्ट की, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। उन्होंने तलवार से नहीं बल्कि अपनी कूटनीति से मुगलों से एक शाही फरमान हासिल कर लिया। इस फरमान ने मराठों को दक्कन के 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी नाम के 2 टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार दे दिया। ये एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक था। और ये कोई छोटे मोटे टैक्स नहीं थे। चौथ का मतलब था सीधा सीधा 25% टैक्स, और सरदेशमुखी का मतलब था 10% और यानी एडिशनल टैक्स। आप सोचिए, इस जबरदस्त आमदनी ने मराठा खजाने को लबालब भर दिया और साम्राज्य के विस्तार के लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल बेस तैयार हो गया। पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ 20 साल की उम्र में उनके बेटे बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं, और आते ही उन्होंने अपनी सोच दुनिया के सामने रख दी। उन्होंने छत्रपति शाहू महाराज से कहा, चलिए इस सूखे हुए पेड़ के तने पर ही वार करते हैं, डालियां तो अपने आप गिर जाएंगी। उनका इशारा साफ था, कमजोर हो चुके मुगल साम्राज्य के दिल पर यानी दिल्ली पर हमला करो, छोटी मोटी लड़ाइयों में क्यों उलझना। लेकिन बाजीराव सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले योद्धा नहीं थे। उन्होंने अपनी इस सोच को जंग के मैदान में हकीकत बनाकर दिखाया। उनकी युद्ध नीतियां इतनी कमाल की थीं कि आज भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स उनकी स्टडी करते हैं। इसका सबसे शानदार उदाहरण है 1728 की पालखेड़ की लड़ाई। सामने कौन था? हैदराबाद का ताकतवर निजामुल मुल्क, जो उस वक्त मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। निजाम के पास भारी भरकम तोपखाना था और एक बहुत बड़ी सेना। तो बाजीराव ने क्या किया? उन्होंने अपनी खास रणनीति गनीमी कावा यानी गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। सिंपल से 3 स्टेप्स थे। पहला, अपने तेज तरार घुड़सवारों से निजाम की धीमी सेना को दौड़ाते रहो, छकाते रहो। दूसरा, दुश्मन की सप्लाई लाइन यानी खाने पीने का रास्ता ही काट दो। और तीसरा, जब सेना थककर चूर हो जाए तो उसे एक ऐसी जगह फंसा लो जहां से वो भाग ना सके और सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए। और पालखेड़ में बिल्कुल यही हुआ। बाजीराव की शोहरत अब दूर दूर तक फैल रही थी। 1729 में जब बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल को मुगलों ने घेर लिया, तो उन्होंने बाजीराव को एक बहुत ही भावुक संदेश भेजा, जो गति ग्रह गजेंद्र की, सो गति भई है आज। इसका मतलब था, मेरी हालत उस हाथी जैसी हो गई है जिसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, अब आप ही बचा सकते हैं। और बाजीराव बिजली की रफ्तार से पहुंचे और राजा छत्रसाल को आजाद कराया। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर था। उनकी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल जीत थी 1737 की दिल्ली रेड। वो सिर्फ 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली के दरवाजे पर पहुंच गए। उनका मकसद लूटना नहीं था, बल्कि मुगल बादशाह को ये संदेश देना था कि अब कुछ भी, कोई भी जगह मराठों की पहुंच से दूर नहीं है। लेकिन ये महान योद्धा, जो जंग के मैदान पे कभी नहीं हारा, वो अपनी निजी जिंदगी के युद्ध में काफी उलझ गया था। और उनकी कहानी का ये पहलू भी उतना ही नाटकीय है। बाजीराव की 2 पत्नियां थीं। पहली थी काशीबाई, जिन्हें समाज में बहुत सम्मान मिलता था, और दूसरी थीं मस्तानी, जो राजा छत्रसाल की बेटी थीं। बुंदेलखंड अभियान के बाद वो बाजीराव के जीवन में आईं, लेकिन मस्तानी की मां मुस्लिम थीं, और इस वजह से पुणे के कट्टरपंथी ब्राह्मण समाज और यहाँ तक कि खुद बाजीराव के परिवार ने भी इस रिश्ते को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया।
और इस कहानी का अंत बहुत ही दुखद हुआ। 1740 में जब बाजीराव एक लड़ाई के लिए निकले हुए थे तो पुणे में उनके परिवार ने मस्तानी को नजरबंद कर दिया। कहते हैं इसी तनाव और बीमारी की वजह से नर्मदा नदी के किनारे रावेरखेड़ी में सिर्फ 40 साल की उम्र में तेज बुखार से बाजीराव की मौत हो गई। और जैसे ही ये खबर मस्तानी तक पहुंची, कुछ ही समय बाद उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। अपनी छोटी सी जिंदगी में ही बाजीराव एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। उनकी छाप इतनी गहरी थी कि उसे मिटाना नामुमकिन था। तो चलिए उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये चर्चा शुरू की थी। 41 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजीराव की बेमिसाल काबिलियत का सबूत है। उन्होंने 41 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और कभी हार का मुंह नहीं देखा। और उनका असर सिर्फ उनकी जीतों तक ही नहीं था। उनके जो भरोसेमंद कमांडर थे, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और बड़ौदा के गायकवाड़, उन्होंने आगे चलकर खुद इतने शक्तिशाली मराठा राजवंशों की स्थापना की जिन्होंने सदियों तक मध्य भारत की राजनीति को दिशा दी। बाजीराव के समय मराठा साम्राज्य अपने शिखर पर था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक उनका डंका बजता था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में सब कुछ बदल गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, और शायद इसकी पड़ताल हम किसी और दिन करेंगे। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बाजीराव की ये कहानी दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी 90 दिनों की सीरीज के अगले दिन हम एक और रोमांचक विषय के साथ जल्द ही वापस